और अब खबरें विस्तार से। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होगा। तीनों राज्यों में 2 मार्च को मतगणना होगी और चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही तीनों राज्यों में आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गई है। नागालैंड में विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च, मेघालय में 15 मार्च और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को पूरा हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि त्रिपुरा चुनाव के लिए अधिसूचना 21 जनवरी को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। 2 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं मेघालय और नागालैंड में 31 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। दोनों राज्यों में नामांकन की आखिरी तारीख 7 फरवरी है। मेघालय और नागालैंड में नाम वापसी की आखिरी तारीख 10 फरवरी है। तो त्रिपुरा में जहां बीजेपी की अपनी सरकार है, वहीं मेघालय और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन सरकार का हिस्सा है। तीनों राज्यों की विधानसभाओं में 60-60 सीटें हैं। Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. This is to take into account, this has taken into account that the examinations schedules are also taken into account and that children are not really disturbed by this to the extent possible. So since most of the exams are by and large in March, we have tried to finish this in February itself, and no polling station is in any school which is a CBSE related school whose CBSE schedule has come. So there is only one paper before this, but we have ensured that in no school there is a CBSE center or a CBSE school. There are 2.28 lakh voters who have been added in these 3 states, and as per the roll published, there are 97,000 voters who are 80 plus, and there are 31,700 voters who are PWDs, and 100 plus voters number is 2,600, and we have given great emphasis for inclusion of these voters. सभी DOs को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इन सब के वोट्स लेने के लिए फॉर्म 12D के माध्यम से जो व्यवस्था है, अगर वो लोग पोलिंग स्टेशन पे किसी कारणवश नहीं आ सकते तो जरूर वोट दिलवाएं। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने रिश्वत में मिली नोटों की गड्डियां लहराई। मोहिंदर गोयल के मुताबिक बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में नर्सिंग आदि की भर्ती के लिए टेंडर निकलता है। सरकार का क्लॉज है कि 80% पुराने कर्मचारियों को रखना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें बड़े स्तर पर पैसे की उगाही होती है। नौकरी हो जाने के बाद भी कर्मियों को पूरे पैसे नहीं मिलते। ठेकेदार उनमें से बहुत पैसे खुद ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी इस मामले को लेकर अस्पताल में स्ट्राइक पर बैठे हैं। वहां उनके साथ मारपीट हुई। मैंने इसे लेकर डीसीपी से लेकर एलजी तक से शिकायत की। उन्होंने मुझसे सेटिंग की कोशिश की कि विधायक को भी मिला लें। खुलासे के बाद यानी इस पर्दाफाश के लिए मैंने उनसे सेटिंग की और डीसीपी को जानकारी दी कि 15 लाख रिश्वत का पैसा मुझे दे रहे हैं और मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं यमुना में प्रदूषण को लेकर बीजेपी विधायकों ने लगातार हंगामा किया। नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने फिर से यमुना के प्रदूषण का मुद्दा सदन में उठाया और चर्चा की मांग की। और एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो। मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो। ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं। जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए।
किस चीज की? ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति है कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले पर अब बृजभूषण शरण सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि क्या कोई ऐसा है जो सामने से आकर कह सके कि फेडरेशन ने किसी एथलीट का उत्पीड़न किया है। उन्होंने आगे कहा कि मुद्दे तब सामने आते हैं जब नए नियम और विनियम लाए जाते हैं। धरने पर बैठे पहलवानों ने ओलंपिक के बाद किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसमें किसी बड़े आदमी का हाथ है, किसी बड़े उद्योगपति का हाथ है, ये साजिश है। तो वहीं बृजभूषण सिंह की सफाई पर पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विनेश फोगाट का कहना है कि हमारे आरोपों को वो अपने बचाव में झुठला रहे हैं। इसके अलावा साक्षी मलिक ने कहा कि हमारी बातें सच हैं, उनकी बातें झूठी, जांच होनी चाहिए। क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो। क्या सामने नहीं होना चाहिए? कोई सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, बृजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। जिस समय फेडरेशन के लोगों ने या किसी ने उनको धमकी दी तो मुझसे कह सकती थी, खेल मंत्री से कह सकती थी, पीएम मोदी से कह सकती थी, पुलिस को कंप्लेंट कर सकती थी। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। दूसरा सवाल, फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। जान से बढ़ के तो कुछ नहीं देता है। ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे जब लीजिए, मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं विनेश जी, शोषण वाली, ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जूनियर्स का है, कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। देखिए, हम चाह रहे हैं कि भाई जो फेडरेशन है उसका बदलाव हो, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है, और हमें उम्मीद है कि अब भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे, और ये समाधान प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जरूर करेंगे।
आगे बढ़ेंगे। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान का स्वागत करते हुए कहा कि अगर इसको लागू किया जाए तो हम इसका स्वागत करेंगे। केसी त्यागी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में फर्क होता है। बीजेपी द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियां की जाती हैं, उसके बाद मोदी जी के बयान का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि जो उनके दूसरे संगठन हैं कभी धर्म परिवर्तन, कभी शिक्षा, कभी इधर संख्या नियंत्रण के नाम पर आलोचना से भरी टिप्पणियां करते हैं। इसके बाद इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं। केसी त्यागी ने कहा कि जैसी करनी होनी चाहिए वैसी कथनी होनी चाहिए। जेडीयू के सेक्रेटरी जनरल केसी त्यागी जी प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों को लेकर बयान दिया और कहा, एक तरह से बीजेपी नेताओं को नसीहत दी कि आप लोग जो बयान देते हैं, बड़बोलापन दिखाते हैं, उससे दूर रहें। मैं प्रथम दृष्टया में प्रधानमंत्री के वक्तव्य का स्वागत करता हूं, सशर्त कि इस पर अमल भी होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य और उनकी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरह की निंदनात्मक, आलोचनात्मक टिप्पणियां अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में की जाती हैं, उसके बाद मोदी जी के वक्तव्य का कोई अर्थ नहीं बचता है। यद्यपि उन्होंने अच्छी भावनाओं में राष्ट्र प्रमुख होने के नाते ये वक्तव्य दिया होगा, लेकिन उनके जो अनुषांगिक संगठन हैं वो दिन भर कभी धर्म परिवर्तन के नाम पर, कभी शिक्षा के नाम पर, कभी जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर रोज निंदनात्मक टिप्पणी करते हैं। लिहाजा कथनी और करनी एक होनी चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी, 9 राज्यों के चुनाव को लेकर के बातचीत भी, तमाम चीजें हो रही थी, उसमें प्रधानमंत्री का ये कहना कि जो वोट देते हैं और जो वोट नहीं देते हैं उन तक हमको जाना है, खासतौर से मुस्लिम पसमानदा और बोहरा समाज को उन्होंने खासतौर से उसका जिक्र किया। जाने भर से प्रतिष्ठा बढ़ती हो, स्वीकारता बढ़ती हो, मैं ऐसा नहीं मानता। जो उनके कोर इश्यूज हैं, जो उनके भावनात्मक मुद्दे हैं, जो उनके धर्म से संबंधित मुद्दे हैं, उन पर आप कैसा एक्ट करते हो, कैसा रिएक्ट करते हो, ये अधिक महत्वपूर्ण। हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नॉट जोशी मट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम नरेंद्र मोदी के पसमानदा मुस्लिम और बोहरा मुसलमानों को लेकर बयान पर कहा कि पीएम मोदी ने वोटों की भागीदारी को समावेशी विकास में बदला है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पीएम मोदी सबका साथ और सबका विकास और साथ ही विश्वास पर काम करते हैं। जो है वो सियासी वोटों की ठेकेदारी को परास्त किया है और समावेशी विकास की हिस्सेदारी को प्राथमिकता दी है, और यही नतीजा है कि जो सियासी वोटों की ठेकेदारी पूरी तरह से ध्वस्त हुई है, उसका खात्मा हुआ है और समावेशी विकास की हिस्सेदारी प्राथमिकता के साथ चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल नारा नहीं है, बल्कि नीति भी है और नियत भी है। उसी का नतीजा है कि आज बिना तुष्टीकरण, सशक्तिकरण के रास्ते पे देश चल रहा है। उसमें समाज का सभी वर्ग है, पसमानदा भी है। तेलंगाना के खम्मम में भारत राष्ट्रीय समिति ने बड़ी रैली करते हुए अपोजिशन जमातों की एकता का संदेश दिया। रैली से संबोधन करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने बीजेपी पर निशाना साधा। केसीआर ने कहा कि अगर आप LIC को, निजी को बेचते हैं तो हम इसका राष्ट्रीयकरण कर देंगे, बिजली डिस्कॉम की रक्षा करेंगे और बिजली को सार्वजनिक क्षेत्र में रखेंगे। विशाखा स्टील प्लांट बिक जाने की बात कही जा रही है। विशाखा स्टील को किसी भी सूरत में नहीं बेचा जाएगा, हम इसका फिर से राष्ट्रीयकरण करेंगे। बीआरएस की मांग है कि दलित बंधु योजना को पूरे देश में लागू किया जाए। बीआरएस महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रस्ताव करती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिरकत की और इस जनसभा से संबोधन किया। बेस्ट फूड चैन वर्ल्ड గా ఉండాల్సినటువంటి ఇండియా ఇలా కెనడా నుంచి కందిపప్పు దిగుమతి చేసుకుంటదా? ఇంతకన్నా సిగ్గుచేటు ఇంకేమైనా ఉంటుందా? 1,00,000 కోట్ల రూపాయల విలువైనటువంటి పామ్ ఆయిల్ను దిగుమతి చేసుకుంటామా? 75 సంవత్సరాల స్వతంత్రం తర్వాత కోట్లాది మందికి ఈరోజు కూడా విషపు మంచినీళ్ళ గతి.
ఎవరు దీనికి బాధ్యులు, ఎవరు ఈ పాపాత్ములు? అందుకే నేను అడిగింది, దేశానికి ఒక లక్ష్యం ఉందా భారతదేశానికి? हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल, फिर भी हमारा देश गरीब क्यों रह गया? फिर भी हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया? हमारे बाद सिंगापुर आजाद हुआ, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, जापान हमसे आगे बढ़ गया, सिंगापुर हमसे आगे बढ़ गया, जर्मनी हमसे आगे बढ़ गया। हमारे में क्या कमी रह गई? हम पीछे क्यों रह गए? हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि जैसे भी मान साहब ने बताया, हमारे देश की राजनीति बहुत खराब है, हमारे देश के नेता बहुत खराब हैं। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं, और अब हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। हम सब मिलकर अब राजनीति की चर्चा नहीं करते। आज पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने बैठ के चर्चा की कि देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होनी चाहिए, देश के अंदर अस्पताल अच्छे कैसे होने चाहिए, देश के अंदर सिंचाई अच्छी कैसे होनी चाहिए, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं। देश के कुछ मुख्यमंत्री इकट्ठे होकर ये करने लगे। मैं आदरणीय केसीआर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आपने बुला करके पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया है। आज सुबह से लगातार हम लोग काम देख रहे हैं। मैं सामने जहां पर बिल्डिंग में हम लोग बैठे थे, ये इंटीग्रेटेड जो ऑफिस बनी है, कॉम्प्लेक्स बना है, एक ये उदाहरण है सरकारों के लिए कि एक जगह कैसे अधिकारी बैठ सकते हैं और जनता को तकलीफ और परेशानी नहीं होगी, एक ही जगह पर समस्या का समाधान हो जाएगा। चाहे वो आपकी सरकार हो और चाहे आपके बीआरएस की पार्टी की सरकार हो, जो सहयोग और जो मदद और जो लोकतंत्र में सम्मान मिलना चाहिए वो सरकार सम्मान नहीं दे पा रही है। समय समय पर रुकावट कैसे पैदा हो, नेताओं को कैसे परेशान किया जाए, उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए, उनके विपक्ष के लोग जो उनके सामने खड़े होकर के सवाल पूछते हैं, उनको किस षड्यंत्र से उनको दबाया जाए, उनकी छवि कैसे खराब की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी थी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने खम्मम जिले में एक बड़ी रैली का 2024 के तौर पर बिगुल फूंक दिया है। केसीआर की मेगा रैली में अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत वाम दलों के कई नेता मौजूद रहे, लेकिन ना ही नीतीश कुमार और ना ही लालू को केसीआर ने रैली में शामिल होने का न्योता दिया। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की बात करने वाले नीतीश के मेन फ्रंट का क्या होगा, सवाल यही खड़ा हो रहा है। और आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर की तरफ। अगर दूसरी खबर की बात करें तो आज दिन भर जो मौजूद बहस रहा वो खबर है आज पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में 10वीं क्लास के मॉडल क्वेश्चन पेपर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और जिसके बाद बवाल मचा हुआ। इस पेपर में छात्रों को एक नक्शे में आजाद कश्मीर को मार्क करने के लिए कहा गया। इस मसले पर बीजेपी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। आजाद कश्मीर को लेकर ही अब से कुछ देर बाद, जैसे कि नाज़रीन हमने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में 10वीं को लेकर एक क्वेश्चन पेपर तैयार हुआ और उसमें एक सवाल पर हंगामा मचा हुआ है। उसे मार्क करने की बात कही गई है। सवाल ये है उसमें कि आजाद कश्मीर को मार्क किया जाए, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। सरकार चुप क्यों है? मुख्यमंत्री हर बात में बोलती है, यहाँ क्यों नहीं बोल रही है? मुझे लगता है इसमें उनका समर्थन है। आज यहाँ के हर देश प्रेमी वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये जो देश विरोधी शक्ति है और उसके साथ जुड़े हुए लोगों को सस्पेंड किया जाए, जो भी सरकारी कर्मचारी इसमें जुड़े हुए उसको सजा दिया जाए, नहीं तो आगे भी इस प्रकार देश विरोधी गतिविधि और बढ़ जाएगी।
हैदराबाद के 8वें व आखिरी निजाम नवाब मीर बरकत अली खान वाला शान मुकर्रम जाह बहादुर को बुधवार को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुकर्रम जाह बहादुर को हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में असर की नमाज के बाद सुपुर्द खाक किया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी गई। उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मक्का मस्जिद के इमाम हाफिज व कारी उस्मान नक्शबंदी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की। इससे पहले अपने आखिरी निजाम को श्रद्धांजलि देने के लिए चौमहला पैलेस में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ दिखा। मुकर्रम जाह का शनिवार को तुर्की में निधन हुआ और वो कई वर्ष से जहां पर बीमार चल रहे थे। मुकर्रम जाह को उनके दादा और हैदराबाद रियासत के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने 1954 में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और तभी से उन्हें हैदराबाद का 8वां और आखिरी निजाम कहा जाता था। बीजेपी के महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने न्यूज 18 के साथ बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष जोशीमठ को लेकर सिर्फ राजनीति कर रहा है। सरकार हर तरह से प्रभावित लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। दुष्यंत कुमार गौतम ने अखिलेश यादव को लेकर बातें कही। आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में अभी भी लोग परेशान हैं और वो सरकार से राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं। इसी के साथ साथ विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं दुष्यंत कुमार गौतम जी। सर, अगर देखें तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो कुछ हुआ वो सरकार की कहीं ना कहीं गलती है। देखिए, विपक्ष का काम तो ये कहना है, इसके अलावा ये तो कहेंगे नहीं कि वो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि सरकार के बारे में अच्छा काम कहने के कहेंगे तो उनकी राजनीतिक वैल्यू भी खत्म हो जाती है। वो आकलन करें अपना, उनके समय पे प्राकृतिक आपदा आई है, उन्होंने क्या क्या किया है। वर्तमान जो जोशीमठ की बात आप कर रहे हैं, जोशीमठ मुझे लगता है कि अब भी 70-80% एरिया के अंदर दुकानें खुल रही हैं, लोग जीवन आराम से जी रहे हैं। जो प्रभावित एरिया है उसके लिए सरकार लगातार खड़ी हुई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं। सरकार को जो जो काम करना चाहिए वो काम सरकार वहां पे कर रही है। विस्थापितों को जगह देनी है, उनके रहने की व्यवस्था करनी है, उनके ठंड के अंदर जलपान की व्यवस्था करनी है, उनका दैनिक जरूरतें चीजें किस प्रकार से पूरी हो उसके पूरा सरकार काम कर रही है। मुझे लिखा है कि वहां के लोग तो संतुष्ट है। विपक्ष अपनी जमीन ढूंढ रहा है, वहां पर उन बेचारों की जमीन की चिंता नहीं है, उनको अपनी जमीन ढूंढ रहा है। और मुझे लगता है जब भी वो ऐसी घटनाओं के अंदर जाकर पैर देखेगा तो लोग केदारनाथ याद करेंगे। उनके समय में घटना घटी, उनके समय में बहुत ऐसी ऐसी घटनाएं जो उन्होंने मुआवजा दिया, जनता वहां जानती है। अभी अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया कि सरकार जो स्थिति है, जो हकीकत है उसको छुपा रही है। जो एनवायरमेंट रिपोर्ट है उसको सामने लाया जाए। नहीं, अगर उनको अखिलेश को कुछ ज्यादा ही मालूम है बता देना, हम कब मना कर रहे हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय, परेशानी के समय इतनी बड़ी बड़ी बातों को क्यों छुपा रहे हैं? वो क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं? यहाँ पर इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बताएं, हम तो स्वागत करते हैं हर व्यक्ति का। वहां की जनता को सुख शांति, अमन चैन और इस आपदा से निकलने के लिए कोई भी रास्ता कोई बताएगा उसका स्वागत होगा। लेकिन वरना सरकार अपने पर्याप्त तरीके से वो कार्य को आगे कर रही है और वहां के लोग संतुष्ट हैं। ब्यूटी जर्नलिस्ट हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकायों में प्रचार का शोर थम चुका है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। 20 जनवरी को वोटिंग होगी जबकि 23 को नतीजे आएंगे। उन्नीस नगरीय निकायों के लिए प्रचार थम चुका है। उम्मीदवार डोर टू डोर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। निकायों में 20 जनवरी को वोटिंग है। 19 नगरीय निकायों में कुल 343 वार्ड हैं जिनके लिए मतदान होना है। वहीं नगरीय निकायों की बात करें तो इन नगरीय निकाय चुनाव में खंडवा जिले के ओंकारेश्वर, गुना जिले की नगर पालिका परिषद राघोगढ़, विजयपुर, बड़वानी जिले की बड़वानी, तेंदुआ, खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़, धार जिले की धार, मनावर, पीथमपुर, नगर परिषद धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर, डही, अनूपपुर जिले की नगर परिषद जैतहरी में चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए 720 मतदान केंद्र बनाए हैं। इन निकायों में कुल 5,07,308 वोटर्स हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से 2,60,301 पुरुष जबकि 2,46,969 महिला और 38 दूसरे वोटर्स हैं। 23 जनवरी को काउंटिंग के बाद नतीजे आएंगे। चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है।
फिलहाल इसी के साथ नेशनल न्यूज में इतना ही। प्रदेश और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।